बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर 18 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट न्यूमेरिकल आप करेंगे उसका लिंक है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट के साथ। इसमें आपको एक स्पेसशिप दी गई है और आपसे कहा गया है द लेंथ ऑफ अ स्पेसशिप इज मेजर्ड टू बी एग्जैक्टली 1/3 ऑफ इट्स प्रॉपर लेंथ। यानी स्पेसशिप जब स्लो मूविंग थी या रेस्ट पर थी तो जो उसकी लेंथ को मेजर किया गया था वो कहलाती है प्रॉपर लेंथ। और जब ये स्पेसशिप एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी तो इसकी लेंथ आपको कॉन्ट्रैक्टेड नजर आई और उस लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन कितनी थी, ओरिजिनल लेंथ का 1/3 रिड्यूस हो गई थी। तो आप बताएं कि अगर उसकी ओरिजिनल लेंथ इतनी कम होकर आपको नजर आ रही है तो फिर वो स्पेसशिप किस स्पीड के साथ मूव कर रही थी। यानी आपने स्पीड ऑफ स्पेसशिप कैलकुलेट करना है और आपने फार्मूला यूज करना है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का, जिसमें आपके पास इक्वेशन होती है L इक्वल्स टू L नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट। इसमें L नॉट कहलाता है प्रॉपर लेंथ और L वो कॉन्ट्रैक्टेड लेंथ होती है या शॉर्ट हुई हुई लेंथ होती है जो आप ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। इसमें आपके पास रिलेटिविस्टिक लेंथ या अपेरेंट लेंथ जो आपको मिली वो है L नॉट बाय 3। ओरिजिनल थी या प्रॉपर लेंथ है L नॉट और आपने स्पीड विच इज वेलोसिटी ऑफ द स्पेसशिप उसको कैलकुलेट करना है। जब आपने इस डाटा को इस इक्वेशन में फिट किया तो आपके पास L नॉट और L नॉट कैंसिल हो गए और जो रिमेनिंग फैक्टर बचेगा वो कुछ इस तरह से होगा। क्योंकि आपने वेलोसिटी को कैलकुलेट करना है सो आप इस टाइम इस इक्वेशन की दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे। जब आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 1/9 और ये साइड हो जाएगी 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें अब हम थोड़ा सा मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये नेगेटिव टर्म आप लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट कर दें और 1 माइनस 1/9 हो जाएगा आपके पास राइट हैंड साइड पर। इसमें फर्दर अगर आप इसको अरेंज करें तो ये बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 1/9। ये सी स्क्वायर आपके पास राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाएगा। जब आप इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 0.888 सी स्क्वायर। अब आपने इस वी स्क्वायर और इस सी स्क्वायर में से स्क्वायर का टर्म खत्म करना है तो अगेन आप दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास जो स्क्वायर रूट लेने के बाद इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। इसमें इस टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.9428 सी। इट मीन्स कि जो स्पेसशिप की वेलोसिटी है वो स्पीड ऑफ लाइट का 0.9428 टाइम्स होगी। यानी स्पेसशिप एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही होगी और जब वो इतनी वेलोसिटी के साथ मूव करेगी तो उसकी ओरिजिनल लेंथ आपको कम होकर L नॉट बाय 3 के अकॉर्डिंग नजर आएगी जो कहलाएगी अपेरेंट लेंथ। सो दिस वाज द आंसर फॉर द स्पीड ऑफ द स्पेसशिप। अब मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज मेजर्ड टू बी 3 सेकंड इन इनर्शियल फ्रेम ऑफ पेंडुलम। व्हाट इज द पीरियड व्हेन मेजर्ड बाय एन ऑब्जर्वर moving with a speed of 0.95 c with respect to the pendulum। स्टेटमेंट में आपको ये बताया गया है कि एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड जब आपने एक इनर्शियल फ्रेम के अंदर ऑब्जर्व किया तो वो आया 3 सेकेंड। अब इसी सिंपल पेंडुलम को एक ऑब्जर्वर जो कि मूव कर रहा है 0.95 c के साथ, वो जब इस हाई स्पीड के साथ मूव करते हुए इस पेंडुलम को ऑब्जर्व करता है तो वो ऑब्जर्वर अपने फ्रेम के रेफरेंस से क्या टाइम मेजर करेगा वो आपने कैलकुलेट करना है। आपने जब टाइम डायलेशन वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो उस कॉन्सेप्ट को दिमाग में रखते हुए आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका आंसर जो आएगा वो 3 सेकंड से कम आएगा या 3 सेकंड से ज्यादा आएगा। आपने पढ़ा था कि जब भी कोई हाई वेलोसिटी वाला फ्रेम हो, जब उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग टाइम की मेजरमेंट्स की जाती हैं तो उस फ्रेम में टाइम आपको कंपैरेटिवली डायलेटेड मिलता है। और डायलेटेड का मतलब होता है कि वहां क्लॉक स्लो हो जाएगा और क्लॉक के स्लो होने की वजह से सेम इवेंट आप एक बिगर टाइम में
ऑब्जर्व करते हैं। सो वो ऑब्जर्वर जो इस स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, जब वो अपने फ्रेम के रेफरेंस से पेंडुलम का टाइम मेजर करेगा तो ऑब्वियसली वो टाइम डायलेटेड या इंक्रीज होकर मिलेगा। यानी जो वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे वो इस 3 सेकेंड की वैल्यू से बिगर आएगी। और आप फार्मूला यूज करेंगे टाइम डायलेशन का, जो कि है t = t0 over 1 - v² over c²। इसमें जो t0 है वो कहलाता है प्रॉपर टाइम और ये t होता है डायलेटेड टाइम, या जिसे आप अपीरेंट टाइम भी कह सकते हैं। ऑब्जर्वर मूव कर रहा है विद दिस स्पीड विच इज 0.95 c। अब इस डाटा को जब आपने इस इक्वेशन में पुट करना है तो t0 रिप्लेस हो जाएगा 3 सेकेंड से। आपके पास v जो कि स्पीड ऑफ ऑब्जर्वर है वो हो जाएगा 0.95 c। अब जब आप इसमें इस फैक्टर का जो स्क्वायर है उसे ओपन करेंगे तो यहाँ पर ये c² और ये c² कैंसिल हो जाएगा। इनके कैंसिल होने और इस 0.95 का जब आप स्क्वायर लेंगे तो जो फैक्टर आएगा वो आएगा 0.9025। अब आप इस डिनोमिनेटर वाले फैक्टर में 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास रूट में आएगा 0.0975। अब इस ओवरऑल फैक्टर को सॉल्व करके आपके पास जो ऑब्जर्वर का टाइम है वो आया 9.6 सेकेंड। वही है जो मैंने आपको बताया कि अगर ऑब्जर्वर इतनी हाई स्पीड के साथ या वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो उसके फ्रेम में टाइम स्लो होगा और वो एक इंक्रीज्ड टाइम मेजर करेगा द टाइम पीरियड ऑफ द सेम पेंडुलम। सो वो वैल्यू आई है 9.6 सेकेंड। ये था आपके पास सेकेंड न्यूमेरिकल। हम मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं कि थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, थर्ड क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है। एन इलेक्ट्रॉन विच हैज अ मास ऑफ 9.11 10⁻³ kg moves with a speed of 0.75 c। इसमें जो आपको mass of electron given है वो आपके पास उसका रेस्ट mass है। अब यही इलेक्ट्रॉन अगर इतनी स्पीड के साथ यानी एक हाई वेलोसिटी के साथ मूव करना स्टार्ट कर दे तो ऑब्वियसली इसका जो mass है उसमें आपको वेरिएशन नजर आएगी और वो कहलाएगा रिलेटिविस्टिक mass, और उस mass के कंपैरेटिवली जो मोमेंटम होगा वो कहलाएगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। सो इसने कहा फाइंड इट्स, यानी इलेक्ट्रॉन का फाइंड करें रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और उसे कंपेयर करें विद द वैल्यू ऑफ क्लासिकल मोमेंटम एक्सप्रेशन। आपके पास इस रेस्ट मास के अकॉर्डिंग जो मोमेंटम आएगा वो कहलाएगा क्लासिकल मोमेंटम, और इस स्पीड के साथ मूव करते हुए जो उसका न्यू मास आएगा जिसे आप रिलेटिविस्टिक मास कहेंगे, उस मास की वजह से जो इसमें मोमेंटम आएगा वो कहलाएगा रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। सो पहले आप इसका अगर डाटा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नोट करें तो आपके पास इलेक्ट्रॉन का जो प्रॉपर मास है वो है 9.11 10⁻³ kg, जिसे आप रेस्ट मास भी कह सकते हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है विद 0.75 c। अब आप इसको सॉल्व करके इसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे। c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। आपने इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मीटर/सेकेंड, वो है 2.25 10⁸ मीटर/सेकेंड। आपके पास रिलेटिविस्टिक मास या सिंपल रिलेटिव मास जो इलेक्ट्रॉन का है वो आपने कैलकुलेट करना है, और जब आप ये रिलेटिव मास कैलकुलेट कर लेंगे तो आप रिलेटिव मोमेंटम कैलकुलेट कर सकेंगे, जो कि सिंपली होता है प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। क्लासिकल मोमेंटम भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि आपने कंपेयर करना है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और क्लासिकल मोमेंटम को। सो ये आपके पास अननोन और गिवन डाटा था। अब इसमें सबसे पहले हम इस चीज को कैलकुलेट करेंगे जो कि है क्लासिकल मोमेंटम, क्योंकि हमें क्लासिकल मोमेंटम का जो कैलकुलेशन के लिए रिक्वायर्ड डाटा है वो है m0 विच इज रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ये गिवन है, सो आपने m0 की वैल्यू और वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पर यूज की। m0 था 9.1 10⁻³ वेलोसिटी थी 2.25 10⁸। सिंपली इनको आपने मल्टीप्लाई किया तो यू विल गेट द क्लासिकल मोमेंटम विच इज 2.1 10⁻22 kg मीटर/सेकेंड। अब क्योंकि क्लासिकल मोमेंटम तो बहुत आसान था, जो सिंपली आपको डाटा में मास गिवन था उसे आपने वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके पास क्लासिकल मोमेंटम आ जाएगा।
जब आपने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आप ये वाला मैथ्स यूज नहीं करेंगे। आपको उसके लिए पहले रिलेटिविस्टिक मैथ्स की वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगी। उस मैथ्स की वैल्यू को फिर आप वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, देन यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। सो रिलेटिविस्टिक मोमेंटम के लिए आपने कौन सा मैथ्स, रिलेटिविस्टिक मैथ्स और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई करने हैं। आप पढ़ चुके हैं मैथ्स वेरिएशन वाले फार्मूले में कि रिलेटिविस्टिक मैथ्स की जो इक्वेशन है वो होती है m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर अंडर रूट, और ये आपने साथ सिंपली यही वेलोसिटी की वैल्यू को लिखना है। पहले हम इस पूरे फैक्टर को सॉल्व कर लेते हैं। जो वैल्यू इस फैक्टर की आएगी उसे आप सिंपली वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। m0 था रेस्ट मास, उसकी वैल्यू है 9.1 10 टू पावर माइनस 31, और इसमें ये जो आपके पास डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसमें वेलोसिटी आप ये वाली यूज ना करें, क्योंकि अगर आप सिंपली ये वेलोसिटी यूज करेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि इसमें c गिवन है और इसमें जो डिनोमिनेटर में c का फैक्टर आ रहा है वो आपको कैंसिल करने में आसानी होगी और आपकी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। सो वेलोसिटी की वैल्यू आपने वो यूज की जिसमें c के साथ आपको डाटा गिवन है। सो आपने वेलोसिटी पुट की 0.75 c होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय c स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये सी स्क्वायर और ये सी स्क्वायर आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। जब ये कैंसिल होंगे तो आपके पास सिंपली 0.75 का स्क्वायर आपने 1 में से उसको सब्ट्रैक्ट करना होगा। सो आपके पास जो इसको सॉल्व करने से वैल्यू आएगी वो आएगी p इज इक्वल टू 9.11 10 टू पावर माइनस 31, क्योंकि आपने इसको अभी फिलहाल एज इट इज लिखना है। इस फैक्टर में जब सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया तो आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1 माइनस 0.5625। सी स्क्वायर से कैंसिल हो गया था और ये v एज इट इज साथ आ जाएगा। अब आपने इसमें ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है इसको सॉल्व किया तो यू विल गेट 9.11 10 टू पावर माइनस 31। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट 0.66 और v आपके पास साथ ही आएगा। जी डियर स्टूडेंट, अब हम इसमें वेलोसिटी को इस फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करने से पहले इस फैक्टर को फर्दर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे। जब आपने इसको डिवाइड किया तो आपके पास आया 1.38 इंटू 10 टू पावर माइनस 30 v। अब हम इस वेलोसिटी की ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू आएगी 1.38 10 टू पावर माइनस 30 और v की वैल्यू है 2.25 इंटू 10 टू पावर 8। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो मोमेंटम आएगा वो आएगा 3.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 22 kg मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर p प्राइम मैंने लिखा था, सो इसको कंटिन्यू भी हम p प्राइम के साथ ही करेंगे ताकि आप रिलेटिविस्टिक मोमेंटम को p प्राइम कह सकें और क्लासिकल मोमेंटम को आप p कह सकें। अब आपके पास ये है इक्वेशन नंबर 2 फॉर रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। अब आपने क्योंकि इनका क्लासिकल मोमेंटम के साथ कंपैरिजन करना है रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का, तो आप चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करेंगे जो कि होगा डेल्टा p और ये हो जाएगा p प्राइम माइनस p। सो आपने डेल्टा p के लिए p प्राइम की जगह ये वैल्यू पुट करनी है और p के लिए आपने इक्वेशन 1 से डाटा लेना है। जब आप ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो आपके पास सॉल्व करने के बाद जो डेल्टा p की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 22 kg मीटर पर सेकेंड। ये आपके पास आया चेंज इन मोमेंटम, जो कि आपके पास रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और क्लासिकल मोमेंटम की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करने से आया। अब हम इस मोमेंटम का रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की वैल्यू को कंपेयर करेंगे क्लासिकल मोमेंटम के साथ और परसेंटेज की फॉर्म में कैलकुलेट करेंगे कि परसेंटेज में कितना डिफरेंस है। उसको कैलकुलेट करने के लिए यानी परसेंटेज चेंज के लिए आप जो इक्वेशन यूज करेंगे वो होगा डेल्टा p ओवर, आपने क्लासिकल मोमेंटम की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है तो आप क्लासिकल मोमेंटम की ही वैल्यू डिनोमिनेटर में यूज करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। डेल्टा p की वैल्यू है दिस
1.0 इंटू 10 टू पावर माइनस 22 और क्लासिकल मोमेंटम की वैल्यू है 2.1 इंटू 10 टू पावर माइनस 22 मल्टीप्लाई बाय 100। इस फैक्टर को जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ओवरऑल आपके पास जो फैक्टर आएगा वो आएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 100 और ये बनेगा 50%। यानी जो परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम आएगा, कौन से मोमेंटम का, रिलेटिविस्टिक मोमेंटम और क्लासिकल मोमेंटम में जो चेंज आएगा वो आएगा 50% का चेंज। सो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि किस तरह पहले आपने सिंबल उसका प्रॉपर मैस यूज किया, किसका जी, इलेक्ट्रॉन का, और उसका आपने ओरिजिनल या क्लासिकल मोमेंटम कैलकुलेट किया। फिर आपने उसके रिलेटिविस्टिक मैस की वैल्यू को कैलकुलेट किया और उसको यूज करते हुए आपने रिलेटिविस्टिक मोमेंटम की वैल्यू को कैलकुलेट किया और इस रिलेटिविस्टिक मोमेंटम का फिर आपने क्लासिकल मोमेंटम से चेंज कैलकुलेट किया। उस चेंज को आपने क्लासिकल मोमेंटम की वैल्यू के साथ कंपेयर करते हुए परसेंटेज फॉर्म में कन्वर्ट किया, तो आंसर बना 50%। ये था आपका थर्ड न्यूमेरिकल। हम मूव करते हैं फर्स्ट बोर्ड की तरफ और देखते हैं फोर्थ न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, एन इलेक्ट्रॉन मूव्स विद अ स्पीड ऑफ v इज इक्वल टू 0.85 c, फाइंड इट्स टोटल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। इसमें आपके पास इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था इस वेलोसिटी के साथ, यानी उसकी वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट का 0.85 टाइम्स है। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का जो रेस्ट मास है वो होता है 9.1 10 टू पावर माइनस 31 kg और आपको फाइंड आउट करनी है इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी, और अगर उसकी ये वेलोसिटी थी तो बताएं फिर उसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या है। इसमें जो आप इक्वेशन यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। ऑब्वियसली क्योंकि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसके पास अपनी रेस्ट मास को जो एनर्जी थी उसको ओवरकम करने की भी एनर्जी उसके पास थी और प्लस उसने काइनेटिक एनर्जी भी गेन की हुई है। सो जो टोटल एनर्जी इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है वो सम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी है। इसमें जब आपने टोटल एनर्जी कैलकुलेट करना है तो आपके पास इलेक्ट्रॉन क्योंकि मूविंग स्टेज में है, सो मूव करते हुए उसका जो मास होगा वो कहलाएगा रिलेटिविस्टिक मास। सो टोटल एनर्जी के लिए जब आप एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी पुट करेंगे तो आप m रिलेटिविस्टिक मास यूज करेंगे विच इज mc², और आपके पास उसकी रेस्ट मास एनर्जी में ऑब्वियसली रेस्ट मास ही यूज होगा विच इज m0c² एंड काइनेटिक एनर्जी। अब इसमें आपने बहुत केयरफुली डाटा पुट करना है और आप पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ये जो m है विच इज रिलेटिविस्टिक मास, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे बाय मास वेरिएशन फार्मूला m0 डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² ओवर c² एंड दिस c² एज इट इज। यहाँ पर m0 आपको गिवन है विच इज 9.11 10 टू पावर माइनस 31 kg और c की वैल्यू 3 इंटू 10 टू पावर 8 और होल स्क्वायर। इस पूरे फैक्टर को आप सॉल्व करके रेस्ट मास एनर्जी इन जूल फॉर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 8.199 10 टू पावर माइनस 14। काइनेटिक एनर्जी अननोन है, ऑब्वियसली वो भी आपने कैलकुलेट करनी है। सो ये जो फैक्टर है विच इज रेस्ट मास एनर्जी ये एज इट इज मूव करेगा, काइनेटिक एनर्जी भी एज इट इज मूव करेगा और साथ साथ आप लेफ्ट हैंड साइड पर मौजूद ये m की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। सो m की वैल्यू के लिए आपने रेस्ट मास पुट किया, यहाँ पर वेलोसिटी आपको इलेक्ट्रॉन की गिवन है 0.85 c, उसकी वैल्यू आपने पुट की और इसमें ये c² इस c² से कैंसिल हो गया और रिमेनिंग जो फैक्टर होगा 1 माइनस दिस 0.85 होल स्क्वायर एंड रूट, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.526 और ये आपके पास न्यूमरेटर में है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अलोंग विद द मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऑफ c²। इसमें आपके पास ये जो फैक्टर है इस पूरे फैक्टर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 1.73 10 टू पावर माइनस 31 और आपके पास c की वैल्यू है 3 इंटू 10 टू पावर 8 होल स्क्वायर। अब इस पूरे फैक्टर को आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास पूरी जो टोटल एनर्जी की वैल्यू थी mc² की वो आएगी 1.557 इंटू 10 टू पावर माइनस 13। ऑब्वियसली ये भी जूल में ही है
और आपके पास राइट हैंड साइड पर जो एनर्जी की वैल्यू थी, रेस्ट मास एनर्जी की, वो थी 8.19 इंटू 10⁻⁻14 जूल, और काइनेटिक एनर्जी आपके पास अननोन है। अब आपने यहाँ से काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए इसको लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया। जब आपने इसे लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया तो काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन बना 1.577 10⁻⁻13 माइनस 8.19 10⁻⁻14। इसकी पावर है -13, इसकी पावर है -14। आप इसको सिंपल करने के लिए इसकी पावर भी -14 में कन्वर्ट कर लें। उसके लिए आपको डेसिमल को राइट हैंड साइड पर अगर आपने 1 डिजिट मूव किया तो पावर में -1 ऐड होगा। सो -1 -13 क्या बन जाएगा? -14। और आपके पास आएगा 15.57 10⁻⁻14 माइनस 8.19 10⁻⁻14। इसमें आपने इस और इस फैक्टर को सिंपली सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट 7.38 इंटू 10⁻⁻14 जूल। आपसे कहा गया है कि आपने आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्जन के लिए जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी का जूल में आंसर आया है उससे आप डिवाइड कर देंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। सो इसको आपने 1.6 10⁻⁻19 से डिवाइड किया तो ये पूरा जो जूल में एनर्जी की वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो जाएगी 4.6125 10⁵ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आपकी बुक में जो आंसर है वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में गिवन है। उसके लिए आपने इस 10⁵ को 6 में कन्वर्ट करना है क्योंकि 10⁶ होता है मेगा। उसके लिए आप डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड पर 1 डिजिट मूव करेंगे तो आपके पास पावर +1 हो जाएगी। तो 0.46 10⁻, ये 5 में जब आपने +1 किया तो यू विल गेट 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी का आंसर होगा 0.46 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो ये देखा आपने डियर स्टूडेंट कि किस तरह आपने जस्ट रेस्ट मास एनर्जी और टोटल एनर्जी की लिंक को यूज करते हुए इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी को कैलकुलेट किया। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 4। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है द रेस्ट मास ऑफ अ प्रोटॉन इज 1.673 10⁻⁻27 kg. At what speed would the mass of proton be tripled? अगेन आपसे ये कहा गया है कि आपके पास जो प्रोटॉन है उसका ओरिजिनल मैस या रेस्ट मैस आपको गिवन है और आपसे ये कहा गया है कि ये किस स्पीड के साथ मूव करे तो इसका ये मैस आपको इंक्रीज्ड मैस मिलेगा। और कितना इंक्रीज होना चाहिए? इस ओरिजिनल मैस का 3 टाइम इंक्रीज हो जाना चाहिए मैस। तो वो किस स्पीड पर प्रोटॉन 3 टाइम इंक्रीज इन मैस शो करेगा, that speed need to be calculated. So rest mass आपके पास प्रोटॉन का गिवन था 1.673 10⁻⁻27 kg। स्पीड जिस पर ये हो जाएगा 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल मैस, वो आपने स्पीड ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करनी है। इसको सॉल्व करने के लिए आपने मैस वेरिएशन का ही फार्मूला यूज करना है क्योंकि प्रोटॉन का मैस वेरी कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, उसका इनर्शियल बिहेवियर 3 टाइम्स इंक्रीज हो गया है। सो ये है रिलेटिविस्टिक मैस, ये है रेस्ट मैस, और आपके पास 1 - v² / c²√, ये आपके पास इक्वेशन है। इसमें हम डाटा पुट कर देते हैं। m की वैल्यू है 3 टाइम्स ऑफ m0 और m0 एज इट इज फिलहाल रखें, और 1 - ये स्पीड आपने कैलकुलेट करनी है। सो इसमें आपने जब वैल्यूज पुट की तो आपके पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। लेफ्ट हैंड साइड पर 3, इधर आ जाएगा आपके पास 1/1 - v² / c²। क्योंकि आपने v कैलकुलेट करना है और ये अंडर रूट में है तो आप दोनों साइड्स को पहले आप स्क्वायर करते हैं। बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 9 और इस साइड पे आपके पास आ जाएगा, ये रूट खत्म हो जाएगा डिनोमिनेटर में और यू विल गेट 1/1 - v² / c²। इसमें आप इस पूरे फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें तो आपके पास आएगा 1 - v² / c², और ये जो 9 है इसे मैं राइट हैंड साइड पर डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर रही हूँ। ये हो गया। अब आपके पास ये 1 माइनस में क्योंकि है तो आप इसे राइट हैंड साइड पर और इसे लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करें ताकि ये टर्म नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाए। तो आपने जैसे ही टर्म्स को रीअरेंज किया तो आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से चेंज हो गया।
अब सिंपली आप इसका एलसीएम ले लें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड पर आएगा 8/9 इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 8/9 सी स्क्वायर। अब इसमें जो आप राइट और लेफ्ट साइड पर देखें तो सिंपली वी नहीं है, दोनों जो वेलोसिटीज हैं उनका स्क्वायर किया हुआ है। सो आपने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड्स पर जब स्क्वायर रूट लिया तो आपके पास जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा v इज इक्वल टू, जब आप 8/9 का अंडर रूट करेंगे तो आपके पास आएगा 0.942 c, क्योंकि स्क्वायर रूट लिया है तो स्क्वायर ऑब्वियसली ख़त्म हो जाएगा, तो आपके पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। तो यू कैन से velocity of proton will increase by 0.942 times of speed of light। यानी जब प्रोटॉन इस स्पीड के साथ मूव करेगा तो उसका रेस्ट मास 3 टाइम्स इंक्रीज होकर आपको मिलेगा, या उसका इनर्शियल बिहेवियर 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। अब मूव करते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट क्या है। जी डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है, एट व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट मस्ट अ पार्टिकल मूव्स सो दैट इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 1.5 टाइम इट्स रेस्ट एनर्जी। इसमें आपको पार्टिकल कोई भी पर्टिकुलर गिवन नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉन है या प्रोटॉन है, कोई भी पार्टिकल है। आपने ये बताना है कि वो किस स्पीड के साथ मूव करे कि उसकी काइनेटिक एनर्जी 1.5 टाइम्स ऑफ इट्स रेस्ट मास एनर्जी हो जाए। यानी अगर आप गौर करें तो इसमें पर्टिकुलरली आपको जस्ट एक ही डाटा गिवन है कि आपके पास पार्टिकल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1.5 टाइम्स ऑफ रेस्ट मास एनर्जी है। सो ये आपके पास डाटा में आएगा और ये आपने सॉल्व करना है। तो आप जो इक्वेशन यूज करेंगे वो होगी टोटल एनर्जी इज इक्वल टू रेस्ट मास एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। कोई भी पार्टिकल जब मूव कर रहा होता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है उसमें उसकी रेस्ट मास एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों इंक्लूडेड होती हैं। इसमें ये जो आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन था, इसे आप जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी बनेगी 3/2 m0 c स्क्वायर। सो अब आपने इस इक्वेशन में अपना डेटा पुट करना है। टोटल एनर्जी ऑब्वियसली रिलेटिविस्टिक मास के अकॉर्डिंग होगी, उसमें आप mc स्क्वायर की टर्म यूज करेंगे। रेस्ट मास एनर्जी रेस्ट मास के अकॉर्डिंग होती है और वो होगा m0 c स्क्वायर प्लस काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी है 3/2 m0 c स्क्वायर, आपने 3/2 m0 c स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी को रिप्लेस कर दिया। इसमें आपके पास m0 c स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, m0 c स्क्वायर कॉमन हुआ तो यहाँ होगा 1 प्लस 3/2। इसमें आपके पास राइट और लेफ्ट हैंड साइड पर c स्क्वायर की टर्म कैंसिल हो जाएगी। m किसके इक्वल आ जाएगा 1 प्लस 3/2 m0। इसका आप जब एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसको सॉल्व करने से जो फैक्टर बनेगा वो होगा 5/2 m0। इस 5 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रिलेशनशिप बिटवीन रिलेटिविस्टिक मास एंड रेस्ट मास, जो कि है m इज इक्वल टू 2.5 m0। यानी जो आपको मास इंक्रीज फॉर्म में नजर आएगा या जो आपको इनर्शियल बिहेवियर इंक्रीज होकर नजर आएगा वो ओरिजिनल मास का 2.5 टाइम्स इंक्रीज्ड बिहेवियर होगा। आपने इस मास रिलेटिविस्टिक मास की वैल्यू को यूज करना है इन मास वेरिएशन इक्वेशन और इसमें पुट करके आप सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल जिस पर उसका मास या उसकी काइनेटिक एनर्जी आपको 1.5 टाइम ऑफ रेस्ट मास एनर्जी नजर आती है। सो आपने इस m की वैल्यू को इस मास वेरिएशन वाली इक्वेशन में यूज किया तो m रिप्लेस हो जाएगा 2.5 m0 से। राइट हैंड साइड एज इट इज आपने लिख दी, आपके पास ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई तो आपके पास रिमेनिंग फैक्टर है 2.5 इज इक्वल टू 1/1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें आपने इस रूट को खत्म करने के लिए दोनों साइड्स का स्क्वायर लिया। जब आप स्क्वायर लेंगे तो 2.5 वाली टर्म इंक्रीज होकर 6.25 हो जाएगी। राइट हैंड साइड पर जस्ट ये रूट का जो सिंबल है ये आपका एलिमिनेट हो जाएगा। इसको आपने फर्दर सॉल्व करने के लिए इस पूरे डिनोमिनेटर वाले फैक्टर को लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट किया और ये जो आपके पास 6.25 लेफ्ट हैंड साइड पर है ये राइट हैंड साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। सो आपके पास जो रिमेनिंग एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा
1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर, जब ये इससे डिवाइड हुआ तो आया 0.16129। अब आपने वेलोसिटी और इस स्पीड ऑफ लाइट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है। तो आप इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड की टर्म को लेफ्ट हैंड साइड पर लाएं तो वो बनेगा 1 माइनस 0.16129 और वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर नेगेटिव टर्म जब राइट हैंड साइड पर गई तो वो हो जाएगी पॉजिटिव। इसको सब्ट्रैक्ट किया तो 0.83871 इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर। इसमें v और c का जो स्क्वायर था उसे ख़त्म करने के लिए आपने दोनों साइड्स पर रूट लिया, तो इसका जब आप टर्म का रूट लेंगे तो ये बनेगा 0.9158 इक्वल्स टू v ओवर c। सो आपके पास जो v की वैल्यू है जो कि स्पीड ऑफ पार्टिकल होगा वो होगा 0.9158 c, यानी दिस much will be the velocity of that particle, so that when it moves with this velocity, the kinetic energy becomes 1.5 times its rest mass energy. So dear student, आपने देखा कि किस तरह आप rest mass energy को यूज करते हुए different वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपने वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट की और आपने देखा कि इस वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी किस तरह इंक्रीज करता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट फर्स्ट 6 न्यूमेरिकल्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह हाफिज।